Hello students, how are you all? So I think this will be the last lecture of chapter number 14 of class 9 science, that is natural resources. After this only I think it will be remaining, that is in-text and exercise solution. That is quite easy and I will send the solution for that. Clear? So now the two topics remaining are the greenhouse gases and the oxygen cycle, starting from the greenhouse gases. Now what do you mean by the greenhouse gases, or what do we mean by the greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्थ का जो जनरल टेम्परेचर है बेटा क्वाइट मॉडरेट, इट इज क्वाइट मॉडरेट, इट इज नॉट टू हाई, इट इज नॉट टू लेस. द टेम्परेचर ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम इज नॉट टू हाई, कि हमें जलन नहीं होने लगती है, और रात को बहुत कम नहीं होता है. सो दैट इफेक्ट, ड्यू टू विच इफेक्ट इट इज मेंटेनिंग दिस बैलेंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्लियर? लॉजिकल आंसर मुझे दो बेटा, लॉजिकल. क्लियर? आपको अपने हिसाब से आंसर देना है, यहां पे मैं सुन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से लॉजिकल आंसर दो बेटा. सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो. सही है? सन से सबसे नजदीक कौन है? मर्क्यूरी. सेकेंड वन इज वीनस, थर्ड वन इज अर्थ, फोर्थ वन इज मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो. इन सभी 9 प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा हॉट कौन सा होगा? Which one would be the hottest planet on the solar system? Quite obvious है कि मर्क्यूरी होगा, because it is closest to the sun. Mercury is closest to the sun. उसके बाद करोड़ ऑफ किलोमीटर दूर है विनस. आफ्टर मर्क्यूरी करोड़ ऑफ किलोमीटर दूर है विनस. आफ्टर विनस करोड़ ऑफ किलोमीटर दूर है अर्थ. तो सिमिलरली हम ये चीज देखते हैं. क्लियर? देखना, हमें लॉजिकल आंसर क्या मिलता है? दैट मर्क्यूरी विल बी द हॉटेस्ट प्लैनेट, बट दैट इज द रॉन्ग थिंग. वीनस, द सेकेंड प्लैनेट विच इज करोड़ ऑफ किलोमीटर फार अवे देन द मर्क्यूरी, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है देखते हैं, लेकिन आपको लॉजिकल पॉइंट समझ में आने चाहिए कि भाई सोचो क्यों ऐसा होता होगा. वॉट इज देयर ऑन द वीनस कि जिसकी वजह से मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म हो जाता है? उसका दिमाग थोड़ा हिलेला है ना, तो जल्दी गर्म हो जाता है. सो व्हाट वाज द थिंग? दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अभी दूसरा लॉजिक लगाओ. मर्क्यूरी से ज्यादा वीनस है, चलो छोड़ भी देते, होगा. वीनस अर्थ से ज्यादा गर्म है. वीनस से अर्थ थोड़ा सा कूल है. अर्थ से थोड़ा और कूल कौन होना चाहिए? मार्स, क्योंकि मार्स तो अर्थ से भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ किलोमीटर दूर है. देख रहे हो पैटर्न कि भाई विनस से अर्थ थोड़ा ठंडा है, तो अर्थ से भी थोड़ा और ठंडा कौन होना चाहिए? मार्स. बट बोथ ऑफ देम आर हॉटर प्लैनेट देन दी अर्थ. विनस जो अर्थ के आगे है टुवर्ड्स द सन है, दैट इज ऑल्सो हॉटर देन दी अर्थ. मार्स दैट इज बिहाइंड दी अर्थ, दैट इज ऑल्सो हॉटर देन दी अर्थ. क्लियर? रात की बात करें तो रात में विनस और मार्स दोनों अर्थ से ज्यादा कूल हो जाते हैं. नेगेटिव 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है. समझ में आया? तो अर्थ के पास तो ऐसी कौन सी चीज है जो ये मेंटेन कर रहा है? अगर मार्स अर्थ से दूर है तो मार्स और भी ज्यादा कूल होना चाहिए, क्योंकि अर्थ इतना कूल है तो उस मार्स तो सन से उससे भी ज्यादा दूर है. सो दैट लाइज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है, अगर मेरे हिसाब से बात करें बेटा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द मेजर थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ड्यू टू विच लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ. 9 प्लैनेट्स में कोई भी प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. उसका एक मेन रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि अर्थ के पास बहुत ही वेल मेंटेन्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है. समझ में आया? सो दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्या होता है समझते बेटा. फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है. क्या है बेटा? अर्थ. और ये अर्थ का एटमोस्फियर है. क्या है बेटा? एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ. दिस इज अप्रोक्सीमेट 1000 किलोमीटर. कितने किलोमीटर तक है बेटा? 1000 किलोमीटर तक. और इन सब में क्या भरा हुआ है बेटा? दे आर द गैसेस. दे आर द गैसेस फिल्ड इन द एटमोस्फियर. नाउ these gases, out of these thousands and millions and crores of molecules of these gases, there are some gases. For example, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, नाम लिख लो आपको अगर लिखना है तो. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? नाइट्रस ऑक्साइड, देन
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन्स, क्या लिखेंगे बेटा, पर फ्लोरोकार्बन्स। यहां पे SF6 को लिखेंगे हम बेटा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, दैट इज फॉर दी SF6। NF3 का नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें से ये सारे तो कैसे बेटा, फ्लोरीन वाले कंपाउंड है, तो आपको पता चलना चाहिए कि फ्लोरीन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैस। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस में कौन इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा ऐसा गैस है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबको मिला दे, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, SF6, NF3, सबको मिला दे तो भी उसका इफेक्ट कार्बन से कम रहता है, बिकॉज उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, क्वांटिटी बहुत कम है। अभी देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अर्थ का एटमॉस्फेयर, सनलाइट आती है, सन क्या करते हैं, हर एक प्लैनेट को गर्म करता है। सनलाइट क्या करती है, हर एक प्लैनेट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। वाई 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 बिकॉज अर्थ में जैसे ही सनलाइट एंटर करती है, कि हम देखते हैं कि सनलाइट यहां पे एंटर करती है, सो दैट सनलाइट, द हीट ऑफ द सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस गैसेस। वो जो लाइट हीट एनर्जी होती है कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सारे गैसेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? तो यहां पे समझ लो कि पूरा रूम गर्म है, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन दिस रूम, और मैं सारा का सारा हीट एनर्जी अपने अंदर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा कूल। इफ आई एम एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी तो रूम क्या हो जाएगा, कूल। जनरली बर्फ को छूते हैं तो ठंडा लगता है, बर्फ होता है ना आइस, इफ यू आर टचिंग द आइस देन वी फील कूल। व्हाई? बिकॉज आइस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी। आइस को हीट एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड। कोई भी चीज जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना बेटा, तो उसको हीट एनर्जी चाहिए। इसीलिए कोई भी चीज को गर्म करते हो तब पिघलती है, because we are applying heat energy, so by using that heat energy it gets converted from solid to liquid। तो अगर कोई चीज हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कूल। सो ड्यूरिंग द डे टाइम these gases absorb the heat energy। तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो अर्थ पे हीट एनर्जी बहुत कम आई। दूसरा तो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर ने अल्ट्रावायलेट रेजिन बाहर फेंक दिए। सो दिस आर द गैसेस। ओजोन भी एक तरीके का गैस है, लेकिन वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसे बाहर फेंक देता है। एब्जॉर्ब करना यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर हीट एनर्जी गेन कर लेंगे। सो नाउ दिस गैसेस एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी। सो ड्यूरिंग द डे टाइम द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डू नॉट राइजेस वेरी हाई। दिन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। क्यों इंक्रीज नहीं होता है? बिकॉज दिस ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी। दिस ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी। सेकेंड थिंग, तो उससे रात को क्या फर्क पड़ेगा? रात को तो टेम्परेचर और भी ज्यादा होना चाहिए। मास्टर आदमी है ये लोगों। क्यों? क्योंकि दिन में जो हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है ना, रात को वही हीट एनर्जी वो रिलीज करता है। रात को सनलाइट नहीं आती है तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाता है। मून पे -110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, -190 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100, -100 तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रात का। हर एक सैटेलाइट मून पे देखो या तो स्पेस में देखो या तो कोई प्लैनेट पे देखो, तो -100 तो मतलब फालतू की चीज है ना, यूं पहुंच जाता है, जल्दी से पहुंच जाता है -100 तो। लेकिन अर्थ पे -100 पहुंचता है, एंटार्क्टिक में भी कभी -100 नहीं पहुंच रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे। दिन में उन्होंने जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया ना, रात को रिलीज कर देता है। तो रात को रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? रात को उतनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी नहीं, टेम्परेचर उतना कम होगा नहीं। क्लियर? बट what if the amount of this gases increases in the large amount? अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो कभी भी हीट एनर्जी बाहर जाएगी ही नहीं। रात को हीट एनर्जी बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर से सीधा स्पेस में चली जाती है। क्लियर? इसीलिए रात को धीरे धीरे सुबह होती है, तब तक अर्थ कूल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये गैसेस होंगे तो रात को कूल डाउन नहीं हो पाएगा, दिन ब दिन वो गर्म होता जाएगा। उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड दिस गैसेस इंक्रीजेस तो अर्थ और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। उसका एग्जांपल अभी हमने बोला कि विनस,
वाई वीनस इज मोर हॉटर देन दी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी तो सन से नजदीक है तो उसको गर्म होना चाहिए। वाई वीनस इज हॉटर, बिकॉज 98% ऑफ द वीनस एटमोस्फियर इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से उसका एटमोस्फियर बनता है, 98% इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करेगा, सिर्फ गर्म ही करता रहेगा, दिन ब दिन गर्मी करेगा गर्मी करेगा। सो बहुत ही 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, समझो 500 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आप खड़े खड़े जल जाओगे। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अगर प्रॉपर क्वांटिटी में है देन इट इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये सब तो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, वैसे तो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट में हो रहा है। हमने इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में हमने देखा कि पेट्रोलियम एंड कोल एंड पेट्रोलियम का हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कोई हमारे मम्मी ने बोला कि बाजू से कोई चीज़ लेके आओ तो भी हम बाइक लेके फटफटी लेके, हाँ फटाक से गए फटाक से आए। शाम को फ्री है, बोर हो रहे, कुछ पता नहीं है क्या करना है, बहुत ज़्यादा बोर होते तो चलो बाइक निकाला घूम के आए। ऐसा नहीं कि चल के जाते हैं, मोटापा भी बढ़ता रहता है ना, हेल्दी वेल्दी होते रहते हो, वो हेल्दी नहीं होता, मोटापा ही होता है। सो ये चीज़ें इंक्रीज हो जाती है। एंड नाउ द टर्म इज दैट ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। सो नाउ द अर्थ इज गेटिंग वार्म, अर्थ दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। सो दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। आप पढ़ते होंगे न्यूज़ कि हाँ टेम्परेचर इस साल का तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में आइस का क्वांटिटी कम हो गया, स्नोफॉल नहीं हो रहे हैं। सो दैट आर द मेजर रीजंस ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। तो ये सारे रीजंस किसका है, उसके पीछे रीजन कौन सा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस वाज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू दी ऑक्सीजन साइकिल। अगर आपको कार्बन साइकिल सही से समझ में आया तो ऑक्सीजन साइकिल तो सिंपलेस्ट साइकिल है, सिंपल है ना। ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी कौन सा होता है, O2। नाउ दिस ऑक्सीजन इज गेन्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन नॉट ओनली बाय एनिमल्स बट बाय प्लांट्स ऑल्सो। प्लांट रात को रेस्पिरेशन करते, याद आया, दिन में तो फोटोसिंथेसिस ठीक है, लेकिन रात को तो रेस्पिरेशन करेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स ओनली इन द नाइट टाइम, एनिमल्स एवरी टाइम। एनिमल्स तो हर एक टाइम पे यही करते हैं, बट प्लांट्स ओनली डू रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ड्यूरिंग द नाइट टाइम या फिर एनिमल्स का कभी भी हम करें तो रिलीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या रिलीज होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड water. Now this carbon dioxide and water is used by the process of photosynthesis by the plants. Plants उसे use करते हैं in the photosynthesis in the presence of sunlight and chlorophyll and again forms oxygen and organic molecules. ये क्या होता है, याद करो क्या लिखवाया था मैंने, ग्लूकोज। दिस इज द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अगेन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन लेता है, प्लांट्स एनिमल्स ले लेते हैं। तो एनिमल्स ने खाना खाना है तो खाना क्या खाते हैं, प्लांट्स खाए तो मतलब वो ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन बाहर से लिया, तो यही चीजें होती है। यहां पे मैं रिएक्शन लिखवा रहा हूं, आपको जल्दी से जिनको लिखना है लिख लो, जल्दी से जिनको लिखना है नहीं सब लोग लिख लो, दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in presence of sunlight and chlorophyll, sunlight and chlorophyll, अगर हम यहाँ पे देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट फॉर्म्स C6H12O6 प्लस O2। क्लियर। तो ये तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। देखो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बना, C6H12O6 एंड O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ। प्लांट को हम खाते, हमारे स्टमक में जाते हैं तो हमारे स्टमक में बनता है ग्लूकोज। हमारे स्टमक में क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 हमारे स्टमक में बना। स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर चला गया ब्लड में। किस में पहुंच गया, ग्लूकोज, ब्लड में, क्योंकि हमने खाना खाया, स्टमक में गया, डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज पहुंच गया ब्लड में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गया लंग्स में, लंग्स में से हार्ट में, हार्ट में से लेके सीधा ब्लड में। ब्लड में दोनों चीजें आ गई, ग्लूकोज भी आ गया और आ गया ऑक्सीजन। ये दोनों पहुंच गए सेल्स के पास, माइटोकॉन्ड्रिया समझ लो, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये दोनों पहुंच गए सेल्स में।
Now this react and form carbon dioxide and water. They form carbon dioxide and water plus energy ATP के फॉर्म में. दिस इज द एनर्जी करेंसी, देखेंगे आगे. बट एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का नाम है एटीपी. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगेन यूज्ड इन द सनलाइट. तो देखो जब ये रेस्पिरेशन होता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन रिएक्शन. इसे क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेशन रिएक्शन. तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, फोटोसिंथेसिस हुआ तो अगेन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बना, दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. इसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाता है. सो नाउ अगेन दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन ऑक्सीजन गेट्स टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट को रात के टाइम पे, एनिमल्स को तो 24 घंटे. नाउ अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द ऑक्सीजन साइकिल, कंटिन्यूअस फ्लो. जनरली अगर एक चीज यहाँ पे पूछ सकते हो, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड इन द एटमॉस्फेयर, तो याद रखो 21% ऑक्सीजन है, अप्रोक्सीमेट. दैट इज स्लाइटली लेस देन 21%. थोड़ा 21 से थोड़ा कम है, लेकिन आप कह सकते दैट इज अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. क्लियर? तो इतना आपको समझ में आना चाहिए बेटा. सो 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. Oxygen and organic molecules during the respiration are used by the plants and animals and they produce carbon dioxide and water in the absence of sunlight and chlorophyll. यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है. सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत कहां पे है? फोटोसिंथेसिस में. नाउ दिस टू थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll, they performs photosynthesis and photosynthesis releases O2 and glucose, that is organic molecules. अगेन वो चीजें होती रहती है एंड एटमॉस्फेयर में ये जो बैलेंस है 21% ऑक्सीजन का मेंटेन होता रहता है. ये बैलेंस जो है वो मेंटेन होता रहता है. क्लियर? सो दिस वाज द क्वाइट सिंपल ऑक्सीजन साइकिल है. इसके पहले हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा. एक बार थरोली समरी हम कर लेते हैं ऑफ द चैप्टर नंबर 14. क्या क्या चीजें हमने इस बार पढ़ी है. सो द फर्स्ट थिंग वाज द रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेज में वेयर फ्रॉम वेयर डू वी गेट द रिसोर्स. सो देर आर जनरली 3 पोर्शंस, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. लिथोस्फीयर यानी सॉलिड सरफेस, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर एंड एटमॉस्फेयर. अगर हम अर्थ का सरफेस का बात करें, द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स डिवाइडेड इनटू हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. सरफेस पे एटमॉस्फेयर नहीं है, सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर आता है. सो नाउ ऑन दैट सरफेस ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 30% जितना लैंड मास है, 70% है वाटर. 30% जितना 25 to 30% लैंड मास है एंड 70 to 75% वाटर बॉडीज है. सो वाटर कंटेंट ज्यादा है तो उसमें से ज्यादा रिसोर्सेस हमें मिलते हैं. लैंड मास में से भी बहुत सारे रिसोर्सेस हमें मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोस्फीयर में से मिलता है. थर्ड वन ऑफ एटमॉस्फेयर, गैसेस. नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंटेंट उसमें है, दूसरे गैसेस बहुत कम है. द मेजर कंटेंट आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ देर इज ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ऑल दिस स्फीयर. इसमें से छोटा छोटा ऐसा पोर्शन है, ओनली इन दैट पोर्शन लाइफ एग्जिस्ट. एटमॉस्फेयर अर्थ से लेके 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन ये 1000 किलोमीटर ऊपर तक जाओगे तो बैक्टीरियाज भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का कंटेंट, प्रेशर, बहुत सारी चीजें डिफरेंस हो जाती है, टेम्परेचर. सो वहां पे कोई लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती है. सो देर इज ओनली अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट. दैट पोर्शन इज नोन एज बायोस्फीयर. उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. बायोस्फीयर नहीं, बायोस्फीयर. क्लियर? नॉट भाई, दैट इज बाय. बायोस्फीयर, बायोस्फीयर. नाउ मूविंग आफ्टर दैट we have learnt about the biogeochemical cycles, and before biogeochemical cycles there were 2 topics: breath of life, air pollution, water, wonderful liquid water. Water के बारे में हमने पढ़ा. We have also learnt about the pollutions in the water. What are the pollutants? After that biogeochemical cycles. What are the types of cycles? gaseous cycles होती है, तो gaseous cycles ही हमारे लिए important होती है. So now the gaseous cycles were 4 main important cycles biogeochemical cycles में. That was water cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, carbon cycle. So यहाँ पे हमने ये पढ़ा ऑक्सीजन साइकिल, इसके पहले कार्बन साइकिल, उसके पहले नाइट्रोजन साइकिल और उसके पहले वाटर साइकिल. द फर्स्ट वन वाज वाटर साइकिल. नाउ आफ्टर दैट द इन बिटवीन टॉपिंग ऑफ द कार्बन साइकिल के बाद अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस. क्यों कार्बन साइकिल के बाद की बात करें तो बिकॉज द मेन ग्रीन हाउस गैस इज द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट?
that there are some gases which absorbs the heat during the daytime and releases the heat during the night time, due to which the temperature on the earth is maintained very well, such that the life exists on the earth, that it is equivalent कि बहुत ही अच्छी condition maintain करता है, that is enough good conditions for the existence of the life on the earth, due to which life exists on the earth, क्यों temperature maintain करता है. Now after that हमने ऑक्सीजन साइकिल भी देख लिया. Here our chapter is over as per the GSEB syllabus. CBSE का तो बाकी रह जाएगा, लेकिन as per the GSEB syllabus we have completed the cycles. और इतना ही हमें इस साल करना है GSEB के हिसाब से. इंटेक्शन एक्सरसाइज आर क्वाइट इजी, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे. आई विल डायरेक्टली सेंड यू द PDF. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन काइंडली कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू वेरी मच.